चलिए अपने शुरू करते हैं टॉपिक। लीगल एप्टीट्यूड पढ़ रहे थे, कंपनी लॉ का अपना चैप्टर चल रहा था, वही कंटिन्यू करते हैं। कल तक हमने जो भी पढ़ा उसमें से आपकी कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना हो, आप रीड करके आए हो, कुछ डाउट्स? कल लास्ट अपन वो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले टॉपिक पे बात कर रहे थे, एक दो पॉइंट्स मैंने आपको समझाए थे, तो आज वही टॉपिक पढ़ना और काफ़ी इंटरेस्टिंग सेशन होगा बिकॉज एक एक वर्ड पे डिटेल में बात होगी, एग्जाम्पल्स भी रहेंगे तो आपको मजा आएगा, कुछ केस लॉज भी हैं वो भी देखेंगे। तो कल तक जो पढ़ाया उसमें से कुछ पूछना हो अभी तक किसी को, कोई भी डाउट है तो बोलो, कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ आया हो, कोई पॉइंट वापस रिपीट करना हो, ऐसा कुछ भी, कोई भी डाउट है तो देख लो, है तो बताओ। फोन साइलेंट कर देना जिनके बाकी हो। क्लियर है सारे पॉइंट्स? आगे स्टार्ट करें। चलो, तो कल हम बात कर रहे थे कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स की कि क्या क्या चीज़ें कंपनी से जुड़ी हुई होती है, तो एक एक करके उन वर्ड्स पे फोकस करेंगे। आपको पेज नंबर 6 पे वो जो पूरा चार्ट दिख रहा है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स मेंशन किए हुए हैं, वो हर एक पॉइंट अपने आप में डिटेल्ड कंसेप्ट है, उसके ऊपर बात करेंगे। तो पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। सबसे पहले बात हो रही है कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी की। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या है? दो वर्ड आते हैं, बोलते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, ये सब टर्म्स यूज करते हैं। सिंपल बात यह है कि एक कंपनी अपने आप में एक अलग इंसान के बराबर है, आपको वैसे ध्यान रखना है। आज सपोज अपन सब मिलके, भाई हम 20-25 लोग, 50 लोग हैं, हमने सोचा कि हम एक कंपनी बनाएंगे। अब कंपनी का नाम हमने रख दिया इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक लिमिटेड, कोई भी आप कंपनी बना लो। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा वो समझो। ठीक है, हमने लिमिटेड कंपनी बना ली और हम सब जो हैं हम इसके शेयर होल्डर्स हैं। सपोज हम 50 लोग हैं, हम 50 लोगों ने पैसा कंट्रीब्यूट किया, कुछ कैपिटल लगाई, हमें कुछ शेयर्स अलॉट हुए और हमने एक कंपनी रजिस्टर करवा ली। अब पॉइंट ये है कि ये जो एंटिटी है ना, इग्नाइट एकेडमी लिमिटेड, ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है और हम लोग कौन है? हम नेचुरल या रियल पर्सन है। तो अगर अपन 50 लोग हैं तो इग्नाइट एकेडमी लिमिटेड जो है ना वो 51st पर्सन है, ये भी एक इंसान के बराबर काउंट होगी। इसका मतलब हम लोग अलग है और ये अलग है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, आर्टिफिशियल पर्सन, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, मतलब एक इंसान के बराबर इसको ट्रीट किया जाएगा। हम 50 रियल पीपल और ये 51st आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसको एक अलग इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है। कानूनी तौर पे ऐसे देखा जाएगा कि हम लोग अलग है और ये अलग है, जैसे एक पर्सन हो वैसे इसको ट्रीट किया जाता है और अपने से सेपरेट है, अलग है। ये बात समझ आ रही है? कोई भी कंपनी का एग्जांपल ले लो। अब अगर आप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात कर रहे हो तो भाई मुकेश अंबानी जो है ना वो एक अलग पर्सन है, रिलायंस इंडस्ट्री एक अलग पर्सन है, ये दो अलग लोग हैं। आपको ऐसे इसको माइंड में रखना है। कंपनी का फॉर्मेट ये चीज बोलता है, कंपनी बनाने के बाद कंपनी को एक अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है, उसकी अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, उसका अपना एक नाम होता है, उसका अपना एक एड्रेस होता है, उसका अपना बिजनेस होता है। हम सब कौन है? हम कंपनी में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर है, हम लोग अलग हैं और ये एंटिटी अलग है। ये बात समझ आ रही? अब कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी जो पहला वर्ड बोला उसकी लैंग्वेज देखो, उसमें यही सब पॉइंट्स उन्होंने बताए कि कंपनी की कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होने का मतलब क्या है। उसमें बोला है कंपनी का अपना नाम होता है, द कंपनी हैज इट्स ओन नेम। ठीक है, कंपनी एक्ट्स अंडर अ नेम, उस नाम से कंपनी चलती है। रखा ना अपन इग्नाइट एकेडमी लिमिटेड, ये कंपनी का नाम है। अब इस एंटिटी को लोग इस नाम से पहचानेंगे, आपके और मेरे नाम से नहीं पहचानेंगे। इग्नाइट एकेडमी लिमिटेड भाई ये कंपनी है, भाई कौन है कंपनी में इन्वेस्टर पे वो तो नहीं पता, हम तो इस कंपनी का गुड्स खरीदते हैं, इस कंपनी के साथ डील करते हैं, हमें तो इससे मतलब है। तो इसका अपना नाम है जिसके थ्रू वो डील कर सकती है, बिजनेस कर सकती है। उसका अपना स्टैंप है, सील है। सील का मतलब जो रबर स्टैंप होता है, जैसे अपने सिक्का लगाते हैं कहीं पे, वैसी बात होगी, दैट इज अ सील। उसकी अपनी असेट्स है और उसके मेंबर से वो सेपरेट है। अब जैसे अपने हजीरा में ना रिलायंस का प्लांट है, आपको मे भी आइडिया होगा, ओएनजीसी का प्लांट है, रिलायंस का प्लांट है। तो रिलायंस का इतना बड़ा जो प्लांट है, वो जो प्रॉपर्टी है पूरी, वो किसकी है? मुकेश अंबानी के पर्सनल नेम पे है या रिलायंस कंपनी के नाम पे होगी या मुकेश अंबानी के बच्चों में से किसी के नाम पे होगी? ऐसा कुछ होगा? नहीं, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की असेट है। वो किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? रिलायंस इंडस्ट्रीज के नाम पे असेट है, रजिस्टर्ड है। इसका मतलब ये है कि एक कंपनी के पास ये लीगल पावर होता है कि वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सके, मशीन्स परचेज कर सके, जमीन खरीद सके, असेट परचेज कर सके। तो अगर अपन सबने पैसा लगाया और इग्नाइट एकेडमी बनाई और इस एकेडमी के नाम पे हमको बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो भी असेट खरीदी जाएगी वो आपके और मेरे नाम पे थोड़ी ना खरीदी जाएगी, वो कंपनी के नाम पे खरीदी जाएगी। सपोज ये प्रीमाइसिस है, हम कंपनी के बिजनेस के लिए खरीद रहे हैं,
पर प्रीमाइसिस का रजिस्ट्रेशन मैंने मेरे नाम पे करा दिया, तो आप लोग इस पे ऑब्जेक्शन नहीं करोगे? बोले सर आपके नाम पे क्यों प्रॉपर्टी खरीदी, पैसा तो हम सबका है। मैं बोले एक ही बात हो गई ना यार, अपन ने सबने मिलकर कंपनी के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है, तो बोले फिर कंपनी के नाम पे खरीदनी चाहिए, आपने तो अपने पर्सनल नेम पे खरीद ली, अगर ऐसा ही था तो हमारे नाम पे खरीद लेते, ये तो झगड़ा होगा। तो सीधी बात है भाई, कंपनी के नाम पे परचेज करने से कोई डिस्प्यूट नहीं होगा कि सबका पैसा मिला के जब कोई खर्चा हो रहा है तो इस एंटिटी के नाम पे रजिस्ट्री होगी तो सेफ रहेगा, ठीक है। तो असेट खरीदने का पावर एक कंपनी के पास होता है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, इट इज डिफरेंट पर्सन फ्रॉम द मेंबर्स हु कंपोज इट। मैंने वही बात आपको बोली, हम 50 लोग, हम कौन है? कंपनी के मेंबर, शेयर होल्डर। हम सब ने मिलकर अगर एक कंपनी बनाई है तो हम लोग अलग है और ये अलग है, तो हम 50 लोग अलग और ये अलग, टोटल मिला के कितने हो गए? 51। ये बात समझ आई? तो सेम चीज वो लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं क्लियर करने के लिए, और कुछ नहीं। दूसरा बोल रहे हैं अगर एक कंपनी प्रॉपर्टी ओन कर सकती है तो वो पावर उनके पास है। कंपनी डेट इनकर कर सकती है। डेट इनकर करने का मतलब कंपनी उधार ले सकती है, पैसा बोरो कर सकती है, ठीक है, ये पॉसिबल है। उधार पे गुड्स खरीद सकती है, सब कुछ हो सकता है। कंपनी के नाम का बैंक अकाउंट ओपन हो सकता है, जैसे अपन ने इग्नाइट एकेडमी लिमिटेड बनाई और अपन वही कोचिंग क्लास चला रहे हैं, और ऐसे ना पूरे इंडिया में अलग अलग जगह अपन सेंटर्स ओपन करेंगे। अब जो भी स्टूडेंट्स आगे फीस पे करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि मैं इग्नाइट एकेडमी के नाम का ही बैंक अकाउंट ओपन करवा लूँ कि उसी में सब लोग फीस पे करें, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कंपनी के नाम का बैंक अकाउंट हो सकता है। कंपनी लोगों को एम्प्लॉय कर सकती है, डेफिनेटली पॉसिबल है, ठीक है। उसके बाद एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट, हाँ ये पॉसिबल है क्या? दो कंपनीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ऐसा हो सकता है, डेफिनेटली पॉसिबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई कंपनी की अपनी आइडेंटिटी है, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। नेक्स्ट टर्म देखना कुछ नया है, स्यूइंग एंड बीइंग स्यूड। स्यू करने का मतलब होता है किसी के ऊपर लीगल एक्शन लेना, कोर्ट केस फाइल करना, ठीक है। तो इसका मीनिंग आप नोट करके रख लो। स्यू करने का मतलब होता है टू टेक लीगल एक्शन, सिंपल टर्म्स में कोर्ट केस करना, और कुछ नहीं है। ठीक है, ये टर्म टेकिंग लीगल एक्शन, इसको बोलते हैं कैपेसिटी ऑफ बीइंग स्यूड एंड टू स्यू समवन। मतलब क्या एक कंपनी किसी के ऊपर कोर्ट केस फाइल कर सकती है, ये सवाल है। और क्या आप किसी कंपनी पे केस फाइल कर सकते हो? डेफिनेटली यस, दोनों चीजें हो सकती है। आपने रिलायंस के गुड्स खरीदे, गुड्स में खराबी आ गई, आपने कंपनी वालों को कंप्लेंट की, कंपनी वालों ने ठीक से रिप्लाई नहीं किया, अब आपको गुस्सा आ रहा है, आपको केस करना है इनके ऊपर कि मेरे साथ तो चीटिंग हो गई, कर सकते हो। तो दैट इज द पावर दैट इज अलाउड। कंपनी के ऊपर केस फाइल हो सकता है, कंपनी भी किसी पे केस फाइल कर सकती है, तो ये सारे पावर्स इनको मिलते हैं। तो एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होने का मतलब क्या है, वो आपके सामने। मतलब ये है कि भाई कंपनी की अपनी एक आइडेंटिटी है, उसकी अपनी पहचान है। वो कंपनी अपना खुद का नाम रख सकती है, अपने नाम पे असेट खरीद सकती है, अपने नाम पे लोन्स ले सकती है, अपने नाम पे गुड्स उधार पे ले सकती है, अपना बैंक अकाउंट ओपन करवा सकती है, किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है, केस फाइल कर सकती है, सब कुछ पॉसिबल है। तो कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होने का मतलब क्या है, वो आपके सामने है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, ये भी एक टर्म बोलते हैं। लीगल आइडेंटिटी मतलब ऐसी आइडेंटिटी जिसको कानून पहचानता है। सेपरेट आइडेंटिटी मतलब वही कि कंपनी अलग है, अपन सब अलग है, उसकी अपनी एक अलग पहचान। तो वो टर्म्स यहाँ पे इन्होंने यूज किए। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है उसमें लैंग्वेज के साथ ही कवर करेंगे। इट्स मेंबर्स आर इट्स ओनर्स, हावेवर दे कैन बी क्रेडिटर्स साइमल्टेनियसली। एक एक करके बात कर लेते हैं आराम से। यहाँ पे बोला है जो कंपनी के मेंबर्स हैं वही उसके मालिक है। बात ठीक है, अपन सब इग्नाइट एकेडमी में इन्वेस्टर्स हैं, तो मालिक तो हम ही हुए ना, तो बात सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या हम क्रेडिटर्स भी हो सकते हैं? क्या ओनर होने के साथ साथ क्या हम क्रेडिटर्स हो सकते हैं? हमने कंपनी को उधार भी दिया है और हम कंपनी के शेयर होल्डर भी है, डेफिनेटली पॉसिबल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। भाई हमारी कंपनी कुछ मैन्युफैक्चरिंग कर रही है सपोज, और मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी फैक्ट्री आप में से किसी की है, आप लोग वही रॉ मटेरियल बनाते हो, तो आप ही से कंपनी ने खरीद लिया, समझ आ रहा है? तो पॉसिबल है। तो डेटर क्रेडिटर का रिलेशन जो है वो मेंबर्स के साथ भी हो सकता है, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। दोनों अलग अलग कैपेसिटी है। भाई मैं रिलायंस का शेयर होल्डर भी हूँ और मैं रिलायंस के साथ बिजनेस भी करता हूँ। रिलायंस मेरी क्लाइंट भी है, मुझसे गुड्स खरीदती है और क्रेडिट पे गुड्स खरीदती है और 3 महीने बाद पेमेंट करती है, चलेगा ना, कोई ऑब्जेक्शन नहीं, दैट इज ओके। नेक्स्ट, a shareholder cannot be held liable for the acts of the company even if he holds virtually the entire share capital। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रैक्टिकली। वर्चुअली ही होल्ड्स एंटायर शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का मतलब ये है, जैसे ही मैंने आपको बोला इग्नाइट एकेडमी की बात हो रही थी, ठीक है। अब ऐसा कुछ है, इसका अपन थोड़ा सा शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर है ना वो चेंज कर देते हैं।
ये जो कंपनी है इसको मैं बना देता हूँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ना मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, कम से कम 2 शेयर होल्डर्स होने चाहिए। इसमें हमने ऐसे ही किया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मेरे पास 99% शेयर्स है और मेरी वाइफ के पास 1% शेयर्स है, तो नाम के लिए मेंबर बनाया हुआ है। अल्टीमेटली 99% शेयर्स मतलब पूरी कंपनी मेरी है। इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की है। अभी पॉइंट ये है कि क्या कंपनी और मैं, हम 2 अलग अलग लोग हैं या एक ही इंसान माना जाएगा? लीगली क्या होगा? अलग अलग। अभी अपन ने वही बात की, तो कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन, मैं सेपरेट पर्सन हूँ, मेरी वाइफ है सेपरेट पर्सन है, तो हम 3 लोग हैं यहाँ पे देखा जाए तो। अब कंपनी की एक्टिविटीज के लिए क्या मैं पर्सनली लायबल होऊंगा? कंपनी के सारे लॉसेस मेरे पर्सनल लॉसेस? ऐसा तो होगा नहीं। कंपनी ने बिजनेस किया, जेन्युइन बिजनेस किया, कोई फ्रॉड नहीं किया किसी के साथ, और लॉसेस हो गए, नुकसान हो गया, तो उस नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी इस लिमिट तक ही रहेगी ना जितना मैंने कैपिटल लगाया। पर्सनल लायबिलिटी तो आएगी नहीं। तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर किसी शेयर होल्डर के पास किसी कंपनी की वर्चुअली ऑलमोस्ट एंटायर शेयर कैपिटल, मतलब ऑलमोस्ट 100%, 99 और 100 में कितना ही फर्क है, तो ऑलमोस्ट 100% शेयर कैपिटल भी अगर मेरे पास है, तो भी कंपनी के एक्ट्स के लिए मैं पर्सनली लायबल नहीं। बात समझ आ रही है? कंपनी का लॉस कंपनी का है, कंपनी के ट्रांजैक्शन और डिसीजन उसके हैं, मेरे नहीं, क्योंकि दोनों लोग ऑन पेपर लीगली अलग अलग माने जाते हैं। क्लियर ये बात? ठीक है, चलो आगे देखते हैं। द शेयर होल्डर्स आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, सो दे कैन नॉट बाइंडेड बाय देयर एक्ट्स। शेयर एजेंट का मतलब क्या होता है कि जब किसी को काम पे रखा हुआ आपने कि भाई मैं जैसे बोलूंगा तुझे वैसा करना है, या मेरे बिहाफ पे तू जाके डील करके आना, भाई मेरा एजेंट है, इससे बात कर लो। कंपनी और शेयर होल्डर्स के बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं। शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक हैं, इन्वेस्टर्स हैं, वो एजेंट नहीं है, तो उनके बीच में ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता, ये आपको ध्यान रखना है। अब ये एमसीक्यू में पूछ लेंगे, भाई शेयर होल्डर्स आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी, ट्रू और फॉल्स? भाई दे आर नॉट द एजेंट्स ऑफ द कंपनी। पार्टनरशिप में होता है म्यूचुअल एजेंसी बिटवीन पार्टनर्स, 2 पार्टनर एक दूसरे के एजेंट होते हैं। एक छुट्टी पे होगा तो दूसरा काम करेगा, दूसरा छुट्टी पे होगा तो पहला काम करेगा, क्लाइंट को दोनों में से कोई भी हैंडल करेगा, दोनों की जिम्मेदारी है। बट कंपनी और शेयर होल्डर के बीच में ऐसा म्यूचुअल एजेंसी वाला रिलेशन नहीं होता, वो ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अ कंपनी डज नॉट होल्ड इट्स प्रॉपर्टी एज एन एजेंट और ट्रस्टी फॉर इट्स मेंबर्स। ये भी अच्छा पॉइंट है। हजीरा में जो रिलायंस का प्लांट है वो रिलायंस कंपनी के नाम पे, ठीक है। रिलायंस कंपनी वो प्लांट मुकेश अंबानी के लिए होल्ड नहीं कर रही है। इसको ऐसे नहीं देखना है कि प्लांट तो मुकेश अंबानी का है, वो तो कंपनी ने सिर्फ अपने नाम पे रजिस्टर किया है, ऐसा नहीं है। प्लांट रिलायंस इंडस्ट्रीज का ही है। कल मुकेश अंबानी नहीं भी होंगे ना तो भी वो प्लांट रिलायंस के नाम पे ही रहेगा परमानेंटली। वो ऐसा नहीं है कि रिलायंस मुकेश अंबानी या अंबानी फैमिली के लिए बनाई गई है और वो सारी असेट अंबानी फैमिली के बिहाफ पे होल्ड कर रही है, ऐसा उसको नहीं देखना है। उसको देखना है मुकेश अंबानी एक इन्वेस्टर है कंपनी के, उनके पास कुछ शेयर्स हैं, लेकिन कंपनी के सारे प्लांट, असेट्स, जमीन, प्रॉपर्टी जितनी भी है वो कंपनी के नाम पे। तो आज मुकेश अंबानी फैमिली है, कल नहीं भी होगी तो भी कंपनी तो रहेगी, असेट कंपनी के नाम पे ही रहेगी और कंपनी ही उसकी असली मालिक है इन ऑल पावर्स एंड ऑल कैपेसिटी, ये बोला होगा। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती है, इसलिए ध्यान रखना पड़ता है। Incorporation is the act of forming a legal corporation as a juristic person. Incorporation of a company, इस वर्ड का मतलब क्या है? Incorporate करना मतलब कंपनी को रजिस्टर करवाना, उसको क्रिएट करना, उसको एग्जिस्टेंस में लेके आना, दैट इज इनकॉर्पोरेशन। इसलिए बोला इट इज द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ लीगल कॉर्पोरेशन एज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन। ज्यूरिस्टिक पर्सन, ज्यूरिस्टिक का मतलब है लीगल, वही बात होगी, रिपीट कर रहे हैं, आप लिख के रख सकते हो वहां पे। ज्यूरिस्टिक वर्ड है ना, ज्यूरिस्टिक का मतलब लिख लो लीगल, सिंपल। जितना आसान करते जाएंगे लैंग्वेज को उतना आपको हैवी नहीं लगेगी। इनकॉर्पोरेशन मतलब टू क्रिएट, टू रजिस्टर अ कंपनी। इनकॉर्पोरेट करने का मतलब ये है कि वो बॉडी कॉर्पोरेट के फॉर्म में उसको रजिस्टर करवाना। टू क्रिएट अ कंपनी लीगली, दैट इज इनकॉर्पोरेशन, वो लिखा ही है उन्होंने। इट इज द एक्ट ऑफ फॉर्मिंग अ लीगल कॉर्पोरेशन एज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन। ज्यूरिस्टिक पर्सन मतलब लीगल पर्सन। जैसे हमने देखा कि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है बट कानून उसको मान्यता देता है। कानून बोलता है कि इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड एक अलग इंसान है। बोले सर ऐसा थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ ऑन पेपर है। भाई है, बट कानून में जब इसको एक अलग इंसान की तरह ट्रीट किया जा रहा है तो उसको वैसा पावर्स मिलेंगे, सिंपल बात हो गई। दैट इज कॉल्ड द ज्यूरिस्टिक पर्सन, जो असली में नहीं है लेकिन कानूनी तौर पे एग्जिस्ट करता है। जैसे कि एक कंपनी एब्स्ट्रैक्ट है ना, रियल कंपनी कोई इंसान तो नहीं कि चल के आ रहा है यहाँ बैठा है और इसका नाम क्या है, इग्नाइट एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, ऐसा तो कुछ नहीं है, ऑन पेपर है, लेकिन उसको कानूनी तौर पर रिकॉग्निशन मिल रहा है तो उसको बोलेंगे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी या ज्यूरिस्टिक पर्सन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस बात को समझाने के लिए एक केस लॉ है।
केस लॉ जो है वो 1897 ईयर का केस है, आज से 125 साल पुराना केस हो गया, उससे पुराना केस है। लेकिन ऐसा पहला केस था जहां कोर्ट में ये सब बातें डिस्कस हुई थी, इसलिए इसी केस को अभी तक समझाए जा रहे हैं। अब बोले सर कोई नया केस नहीं है क्या? ये इस टाइप का पहला केस है जो कोर्ट में गया था हिस्ट्री में, तो उस केस को रेफरेंस बना दिया और हर बुक में आपको केस पढ़ाते हैं। तो बड़ा पॉपुलर और कॉमन सा केस है, कंपनी लॉ जिसने पढ़ा है उसको ये केस पता ही होता है, कोई नई बात नहीं है। अब यहाँ पे जो पर्सन है वो एक इंडिविजुअल है, उसका नाम है सोलोमन, ठीक है, और उसने ना एक कंपनी बनाई सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। तो इसके बारे में क्या केस है और क्या स्टोरी है वो आपको बता रहा हूँ। अब ये जो इतना बड़ा केस आपको दे रखा है ना, इसका डेटा आपको वर्ड टू वर्ड याद भी नहीं करना है, कोई नंबर्स लर्न नहीं करने, कुछ रट के नहीं जाना है। सोलोमन खाली आपको अगर केस का नाम पता है मोर देन इनफ है। एमसीक्यू में कितनी बार परेशान करने के लिए केस का नाम पूछ लेते हैं, ईयर पूछ लेते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड रहते हैं, तो पूरी स्टोरी लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको सिर्फ एक स्टोरी की तरह सुन लो और अपने माइंड में रखो, मोर देन इनफ। कोई नंबर्स भी अपने को देखने नहीं है। मैं एकदम सिंपल कर देता हूँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ये जो सोलोमन है ना, ये एक इंडिविजुअल पर्सन है, ये ना अपना बिजनेस चला रहा था सोल प्रोप्राइटर की तरह। ये वर्ड तो आपने सुना ही, सोल प्रोप्राइटर क्या होता है? जो एक अकेला इंडिविजुअल है, अपना बिजनेस चला रहा है और रिस्क सारा उसका है, कोई कंपनी अपनी नहीं बनाई है, इंडिविजुअली काम कर रहा है। ये सोल प्रोप्राइटर की तरह काम कर रहा था। इसका कुछ ना लेदर का बिजनेस था, लेदर मतलब शूज और ये सब बना रहा था, कुछ बैग्स और शूज, ये सारा बिजनेस था। तो सोल प्रोप्राइटर के तौर पे इसने काफी साल बिजनेस चलाया। एक पॉइंट पे इसको ऐसा लगा कि क्यों ना मैं कंपनी बना दूं, क्योंकि बिजनेस में फिर रिस्क हो जाता है ना, कभी लॉस हो गया तो सब डूब जाएगा। तो इसको आइडिया आया कि क्यों ना हमें कंपनी क्रिएट कर देते हैं। तो इसने कंपनी रजिस्टर कराई, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड, ऐसे ही कंपनी बना दी। अब देखो, कंपनी तो इसी ने बनाई है, शेयर होल्डर तो यही होगा। तो इसने क्या किया, इस कंपनी में शेयर कैपिटल होल्ड कर लिया अपने नाम पे। वही 99% शेयर जो है ना वो सोलोमन के नाम पे, और 1% जो शेयर्स है ना वो उसकी फैमिली में सबको दे दिए, वाइफ को दे दिए, बच्चों को दे दिए, वो दिखाने के लिए, क्योंकि कंपनी बनाने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए। तो 99 इसने अपने पास रखे, 1% शेयर्स जो है ना वो फैमिली मेंबर्स को दे दिए, कंपनी क्रिएट कर दी। अब ऑन पेपर ये चीज कैसी दिखती है वो समझो। ऑन पेपर ऐसा दिखता है कि सोलोमन ने अपना पूरा बिजनेस इस कंपनी को सेल कर दिया। ऑन पेपर चीजें ऐसी दिखती है कि भाई मैंने अपना बिजनेस किसको बेचा, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड को। बोले सर ये क्या, एक ही तो बात है। एक बात नहीं है ना, मैं अलग हूँ, मेरी कंपनी अलग है, 2 अलग अलग लोग हैं। तो एक इंसान ने दूसरे इंसान को अपना बिजनेस बेचा, इसको इस नजर से देखना पड़ेगा। बात समझ आ रही? अब सोलोमन ने अपना बिजनेस इस कंपनी को बेच दिया, तो फ्री में दे दिया होगा क्या? उसको कुछ तो मिला होगा सामने। क्या मिला होगा? शेयर्स मिले होंगे। अब सोलोमन जो है ना, उसको कंपनी में शेयर्स मिले, और है ना साथ साथ में उसको कुछ डिबेंचर्स भी मिले। कुछ पढ़ा है ना डिबेंचर्स के बारे में? डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहाँ पे आपने कंपनी को उधार दिया होता है और कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट देती है कि भाई हाँ आपने उधार दिया है और इसका ब्याज आपको मिलता रहेगा, डिबेंचर सर्टिफिकेट्स। प्लस उसको कुछ कैश भी मिला कंपनी कैपिटल में से। तो ये 3 चीजें उसने ली और सामने पूरा बिजनेस कंपनी के नाम पे कर दिया, और अब कंपनी के नाम से वो बिजनेस चला रहा है। बात ठीक है, समझ आ रहा है? अब देखो आगे क्या हो रहा है। ये जो कंपनी है ये अब आगे अपना बिजनेस कंटिन्यू करती है, वही शूज और लेदर बैग्स और ये सब बना रही है। काफी साल तक बिजनेस चला। अच्छा, डिबेंचर होल्डर्स में और भी लोग थे, फिर सोलोमन कंपनी ने बाहर से भी उधार लिया और भी डिबेंचर होल्डर ऐड हुए। ये सब तो बिजनेस में चलता रहता है। एक पॉइंट पे ये कंपनी लॉसेस में चली गई और अब बात हो रही है इसको बंद करने की। ठीक है, अब कंपनी बंद हो रही है। अब जब कंपनी बंद होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं वाइंडिंग अप प्रोसेस या लिक्विडेशन प्रोसेस बोला जाता है। तो कंपनी को बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो समझो। पहले तो सारी जो असेट्स है ना, उन सारी असेट को सेल करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, हमारे पास पैसे आ जाएंगे, कैश आ जाएगा। फिर इन असेट से आया हुआ कैश हम सारी लायबिलिटीज को पे ऑफ करने में यूज करेंगे। ठीक है, उनको पे ऑफ करने में यूज करेंगे तो पैसा पे आउट हो जाएगा। लायबिलिटीज को पे करने के बाद कैपिटल वाले आते हैं, हमारे शेयर होल्डर्स, उनको पैसा वापस मिलता है। अब वाइंडिंग अप में ना एक पंगा है। देखो, असेट तो बेच के सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, पर जब पैसा पे करना होता है ना तो बहुत सारे लोग होते हैं जिनका पैसा चुकाना है। कौन लोग हो सकते हैं? कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स, कंपनी के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, कंपनी के डिबेंचर होल्डर्स, कंपनी के क्रेडिटर्स, बैंक वाले जिनसे लोन लिया आपने, सेंट्रल गवर्नमेंट जिनका इनकम टैक्स बाकी है, कंपनी के एम्प्लॉयज जिनकी सैलरी आउटस्टैंडिंग है। समझ आ रहा है? पूरी लिस्ट हो जाती है। अब झगड़ा हो रहा है। देखो, कंपनी लॉस में, इसका मतलब क्या है पता है? असेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है, तो पैसा तो शॉर्ट पड़ेगा। अब पैसा शॉर्ट पड़ेगा तो सब झगड़ेंगे ना आपस में, भाई मुझे ज्यादा जरूरत है, पहले मुझे दे दो। अब ऐसा करेंगे तो फिर पेमेंट कैसे होगा? तो लॉज में यहाँ पे एक सीक्वेंस डिसाइड कर लिया कि पहले किसको पे करना है और बाद में किसको पे करना है। तो उसमें रहता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पहले पे करेंगे, फिर अनसिक्योर्ड वालों को पे करेंगे,
फिर लास्ट में जब आउटसाइडर सारे पे हो जाएंगे ना, फिर आता है कैपिटल वालों का नंबर। कंपनी के मालिक कौन है? इक्विटी और प्रेफरेंस वाले। भाई पहले बाहर वालों का पैसा चुकाओ, जो बचेगा वो आप लेके जाओ। तो लॉस किसके ऊपर आता है? शेयर होल्डर्स पे। अच्छा, शेयर होल्डर्स में भी इक्विटी और प्रेफरेंस दो कैटेगरी होती है, तो पहले किसको पे करे और बाद में किसको पे करे? कुछ पढ़ा आपने? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस बोलते ही इसीलिए है कि कंपनी बंद करते टाइम पहले पैसा इनको मिलेगा, तो सबसे लास्ट में पैसा किसको मिलता है? इक्विटी वाले। वो रहते हैं रिस्क पे कि लॉस उनके ऊपर आ सकता है मैक्सिमम, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सोलोमन वाली कंपनी में ना जब पैसा चुकाने की बात आई ना, तो वही ऑर्डर में पेमेंट हो रहा था जो लॉ में बोला है। उसमें पहले सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का नंबर आया, जिन्होंने कुछ असेट गिरवी रखवाई होगी, उनको पहले पे किया। फिर नंबर आया डिबेंचर वालों का। अब डिबेंचर वाले में ना आउटसाइडर्स तो थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने उस कंपनी के डिबेंचर खरीदे थे। उसी लिस्ट में सोलोमन खुद भी तो था, याद है? उसको स्टार्टिंग में डिबेंचर अलॉट हुए थे, तो सोलोमन बोला कि भाई मैं भी लाइन में खड़ा हूँ, डिबेंचर होल्डर्स को जब पैसे मिलेंगे तो मुझे भी तो मिलने चाहिए ना। अब जब ये बात हुई ना, तो इन लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया। बोला यार तुझे पहले क्यों पैसे मिलेंगे, तेरी तो कंपनी है। बोला भाई कंपनी मेरी है, मुझे पता है, मैं शेयर होल्डर हूँ, लेकिन मैं खुद डिबेंचर होल्डर भी हूँ, मेरे पास भी डिबेंचर सर्टिफिकेट है जैसे आप सबके पास है। तो जिस लाइन में आप खड़े हो उसी लाइन में मैं भी खड़ा रहूंगा। जितने पैसे मेरे लगे एज ए डिबेंचर होल्डर वो मुझे भी तो मिलने चाहिए। तो आप लोगों ने मना कर दिया, बोले नहीं ये तो गलत बात है यार, ये तो चीटिंग हो गई, आप खुद ही कंपनी के मालिक हो, आप ही पैसे लेके जा रहे हो, तो आपके बाद जो लाइन में लगे उनको पहले मिलना चाहिए। ये सब डिस्प्यूट हो गया। अब ये डिस्प्यूट कोर्ट में गया। कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला कि भाई देखो, सोलोमन एक इंडिविजुअल है, सोलोमन एंड कंपनी अलग एंटिटी है। अगर इसके पास डिबेंचर्स हैं तो उतना पैसा तो इसको इसी लाइन में मिलना चाहिए। हाँ, उसके पास जो इक्विटी शेयर्स है वो नंबर बाद में आएगा, और वो पैसे मैं मांग भी नहीं रहा हूँ। मैं ये नहीं बोल रहा कि मुझे मेरे सारे पैसे दे दो, मैं बोल रहा हूँ एज ए डिबेंचर होल्डर मेरे पास जितने डिबेंचर्स हैं उतना पैसा तो यहाँ पे दे दो, बाकी का मैं बाद में ले लूंगा अगर बचेगा तो कोर्ट ने वही डिसीजन दिया इस केस में पहली बार कि कंपनी का फाउंडर अलग है और कंपनी अलग है। सोलोमन इज अ डिफरेंट पर्सन एंड सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड इज अ डिफरेंट पर्सन। और अगर सोलोमन के पास डिबेंचर्स हैं तो उसको वो पैसा यहाँ पे मिलना चाहिए। बात समझ आई? तो 1897 का केस है, पहली बार ऐसा मैटर कोर्ट में गया था और कोर्ट ने जजमेंट दिया था। वहां से एक कंसेप्ट इवॉल्व हुआ, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी अलग होती है और शेयर होल्डर अलग होता है। इसलिए इस केस को वो लोग बार बार समझाते हैं, लैंडमार्क जजमेंट बोलते हैं। मतलब पहली बार ऐसा कोई केस आया था और उसके बेसिस पे ये सब चीजें हमने डिफाइन की। बात समझ आ गई? क्लियर हो? अब इस पूरे केस में इन्होंने बताया कि सोलोमन के पास कितने पाउंड्स के डिबेंचर थे, कितने शेयर्स थे, कितनी उसकी वैल्यू थी। हमें क्या करना है, वो नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कंक्लूजन समझना है कि केस का आउटकम क्या है। बात समझ आई? तो इतना बड़ा जो आपको टॉपिक दे रखा है ना, उसको लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ नॉलेज के लिए। क्लियर? तो एग्जाम के लिए भी उसको आपको पढ़ना नहीं है। नाम याद रखना, सोलोमन एंड कंपनी लिमिटेड 1897, दैट इज मोर देन इनफ। उतना भी आप याद रख लो तो काफी है। चलो, फिर आपको घर पे पढ़ना हो आपकी नॉलेज के लिए तो रीड कर सकते हो, लेकिन आउटकम यही निकलेगा। अगला केस देखते हैं, ये भी वैसे ही है, सेम टॉपिक है, दूसरा एग्जाम्पल है। इसमें ना एक मिस्टर ली है और उसकी कंपनी का नाम है लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। 1961 का केस है, इंटरेस्टिंग और बात आपको रिलेट हो जाएगी। अब मिस्टर ली है ना, ट्रेंड पायलट है, एयरक्राफ्ट उड़ाता है और उसके पास लाइसेंस है, और वो बहुत सारी एयरलाइन कंपनीज में एज अ पायलट काम कर चुका है। अब एक पॉइंट पे उसको लगा कि यार मैं इतना एक्सपीरियंस्ड हूँ, पैसे भी कमा लिए, मैं खुद की छोटी सी एयरलाइन कंपनी स्टार्ट कर देता हूँ। तो उसने वही किया, कंपनी का नाम रखा लीज एयर फार्मिंग लिमिटेड। तो ये एक एयरलाइन कंपनी है जिसमें मेजर इन्वेस्टर मिस्टर ली है, और भी लोगों से उसने शेयर वेयर से पैसे लिए होंगे, वैसा है। अब जैसे उसने कंपनी बना ली, अब तो वो कंपनी का मालिक है, उसका खुद का बिजनेस हो गया। अब उसने सोचा पूरा दिन बैठ के मैं करूंगा क्या, मैं तो ट्रेंड पायलट हूँ, मुझे इतने साल से आदत है फ्लाइंग की, मैं घर तो नहीं बैठ सकता। कंपनी चल रही है, पैसा कमा रही है, ठीक है, मैं अपनी कंपनी में एज अ पायलट काम कर लेता हूँ, क्या फर्क पड़ेगा, चलेगा ऐसा कि नहीं चलेगा? खुद की कंपनी में एज अ पायलट काम कर सकता है, वो ट्रेन पायलट है, लाइसेंस है, एक्सपीरियंस है, कर सकता है। तो खुद की कंपनी में वो एज अ पायलट प्लेन उड़ा रहा है, तो सैलरी लेगा या नहीं लेगा? अगर कोई और पायलट रखता है तो उसको सैलरी देता ना, तो खुद भी सैलरी ले रहा है, तो अपनी ही कंपनी में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा है, लीगल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफी साल से वो काम कर रहा था, एम्प्लॉय के तौर पे सैलरी ले रहा था। अब उसकी ही कंपनी का प्लेन जो वो उड़ा रहा था वो क्रैश हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब कंपनी के रूल्स में ये था कि ऑन ड्यूटी अगर कोई प्लेन क्रैश होता है या कोई पायलट की डेथ होती है तो उसकी फैमिली को एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन मिलता है। समझ आ रहा है कि भाई एम्प्लॉय की डेथ हो गई तो फैमिली के सपोर्ट के लिए कॉम्पनसेशन मिलता है। ली की फैमिली ने कंपनी से कॉम्पनसेशन मांगा तो बाकी के मैनेजमेंट ने मना कर दिया। बोले क्यों? बोले ये तो खुद कंपनी का मालिक है, इसको एम्प्लॉय कॉम्पनसेशन की क्या जरूरत है, इसको क्यों मिलना चाहिए, ऐसा ऑब्जेक्शन आ गया। अब आपके हिसाब से क्या लगता है, मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना भाई, सीधी बात है। जब वो एज एन एम्प्लॉय प्लेन उड़ा रहा था, सैलरी ले रहा था, तब तो किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। तो अगर वो एम्प्लॉय है तो फिर उसको एम्प्लॉय के सारे राइट मिलने चाहिए।
चाहे वो कंपनी का शेयर होल्डर हो नहीं हो, वो सेकेंडरी बात है। तो फिर केस का डिसीजन वही आया कि भाई उसको वो एम्प्लॉय बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वो जेन्युइनली एज एन एम्प्लॉय काम कर रहा था, सिर्फ ऑन पेपर दिखाया हुआ नहीं था। बात समझे? क्लियर है? ये पॉइंट है यहाँ पे। चलो, तो इसमें पूरा केस पढ़ने की नीड नहीं है, आप सिर्फ स्टोरी ध्यान रखोगे चलेगा। अगला केस देखना, न्यू हॉराइजन लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये तो बहुत अच्छा केस है। इसमें मैं आपको ना एग्जांपल काफी हद तक मॉडिफाई करके समझाऊंगा, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा और इतना डेप्थ में जाना अपने एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है। तो मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दूंगा, आपको लिखना भी है तो आप आराम से नोट डाउन कर सकते हो, अपने ध्यान में रखोगे चलेगा। अच्छा पॉइंट है, आउटकम बड़ा सही है इसका। देखो पॉइंट क्या है, मैं अपने एग्जाम्पल को मॉडिफाई कर देते हैं। आपको पता है अपने यहाँ सूरत सिटी में ना फ्लाईओवर बहुत सारे बनते हैं, ठीक है? सूरत बोलते हैं सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स, बहुत सारे फ्लाईओवर है। पता है पूरे सूरत में कितने हैं? मोर देन 130, 130 से ज़्यादा फ्लाईओवर्स हैं, और कहीं ना कहीं बन ही रहे होते हैं। कहीं पे भी जाओगे रास्ते में तो कोई ना कोई ब्रिज बन रहा होता है, और जितना ट्रैफिक हो गया रिक्वायरमेंट भी है। अब बात ऐसी ही, मैं इसलिए फ्लाईओवर की बात कर रहा हूँ कि सपोज एसएमसी ने या सूरत की जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने एक फ्लाईओवर बनाने का सोचा किसी पर्टिकुलर रूट पे। अपने रास्ते में यहाँ पे कोई 1-2 फ्लाईओवर बनने वाले हैं। अब सरकार ये कंस्ट्रक्शन का काम खुद करती है या कंपनीज को आउटसोर्स कर देती है? कुछ आइडिया है आपको कैसे होता है? सरकार खुद बनाती है ब्रिज या कोई और कंपनी को काम देती है? कंपनी प्राइवेट हो सकती है कि सरकारी ही होगी? प्राइवेट भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है, ठीक है? एलएनटी हो सकती है, ओएनजीसी हो सकती है, रिलायंस हो सकती है, कोई भी कंपनी हो सकती है जो कंस्ट्रक्शन का काम करती है, अदानी हो सकती है, उनको दे दिया काम। अब ये काम कैसे दिया जाता है, किस बेसिस पे अलॉट होता है? तो इसके लिए ना टेंडर इशू होता है। मे भी वर्ड आपने सुना। टेंडर का मतलब क्या है? सरकार एक बोलते हैं ना ऑफर बाहर निकालती है कि भाई हमें ये रूट पे एक ब्रिज बनाना है, इतने किलोमीटर का होगा, इतने टाइम में कंप्लीट करना है, ये सब इसका डायमेंशन होगा। अब आप सबकी अलग अलग कंपनीज में से जो भी लोग इंटरेस्टेड हो ये ब्रिज बनाने में, आप अपना कोटेशन हमें सबमिट करो। आप ये बताओ कि इस स्पेसिफिकेशन का ब्रिज आप कितने रुपए में बना के दोगे और क्या क्वालिटी का सामान यूज करोगे, उसका डिटेल फिलअप कर दो। फिर हम लोग उन सारे कोटेशंस को स्टडी करेंगे और जो बेस्ट कोटेशन लगेगा उसको हम टेंडर अलॉट करेंगे, मतलब काम उसको दे देंगे, कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे। तो इस तरीके से यूजुअली काम चलता है। अब बात ये है कि जो फ्लाईओवर बनाने की बात हो रही थी ना, जो ब्रिज बनाने का इन्होंने टेंडर इशू किया, अपन सबने सोचा कि क्यों ना हम भी इस टेंडर को फाइल करें। बट पॉइंट ये है कि अपन सबकी कोई कंपनी नहीं है, इनकी कंडीशन थी कि कंपनी होनी चाहिए। इतना बड़ा काम कोई छोटा मोटा इंडिविजुअल तो कर नहीं सकता। पर हम लोग कंस्ट्रक्शन की लाइन में बहुत साल से काम कर रहे हैं, आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ। तो ब्रिज बनाना, बिल्डिंग बनाना, हाईवेज बनाना, इसका हम सबको एक्सपीरियंस है 10 साल, 15 साल, 20 साल का। अब हम सोच रहे हैं कि क्यों ना हम भी एज अ कॉर्पोरेट कंपनी इस लाइन में एंटर करें। तो अपन सबने क्या किया, एक कंपनी रजिस्टर करवाई और उस कंपनी के नाम से टेंडर भर दिया। अब जब वो टेंडर अथॉरिटीज ने पढ़ा तो उन्होंने ऑब्जेक्शन ये रेज किया कि यार ये कंपनी तो अभी 2 महीने पहले रजिस्टर हुई है, इनको तो कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है ब्रिज बनाने का, इनको कैसे काम दे सकते हैं। बट हमने आर्ग्यूमेंट ये दिया कि भाई कंपनी 2 महीने पहले हमने रजिस्टर की है, हमारा प्रोफाइल भी तो देखो। मैं बोलूंगा भाई मैं सिविल इंजीनियर हूँ, मैं 20 साल से लाइन में काम कर रहा हूँ, मैंने इतने इतने ब्रिजेस पे काम किया, ये उसका प्रूफ है, तो मुझे तो ये सारा काम आता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि हमको पता नहीं है काम कैसे करना है। कंपनी अभी रजिस्टर की है क्योंकि हम सब लोग साथ में हैं, लेकिन काम तो हमें आता है। अब वो लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, कंपनी पुरानी होनी चाहिए, कंपनी के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी काम दे सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते। अब देखो उनका पॉइंट भी वैलिड है देखा जाए तो, बट अपना पॉइंट भी वैलिड है। और आप सोचो अगर उनके पॉइंट से बात करें तो जिस कंपनी को ब्रिज बनाने का एक्सपीरियंस है उसी को काम देंगे, तो एक्सपीरियंस कैसे आएगा? ब्रिज बना के तो आएगा ना। तो हर कंपनी कोई कभी ना कभी पहली बार तो ब्रिज बना रही होगी, तभी तो बात आगे बढ़ी होगी, नहीं तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा उनको। तो बात यह है कि अभी सिचुएशन में करे क्या। सवाल ये है कि क्या शेयर होल्डर्स का एक्सपीरियंस कंपनी के एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये क्वेश्चन है। तो क्या करना चाहिए, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अपन सबका जो 10-15 साल का एक्सपीरियंस है इस लाइन में, वो कंपनी के एक्सपीरियंस के साथ जोड़ के देखना चाहिए या उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए? कंसिडर नहीं करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलेगा, करेंगे तो ही मिलेगा। और अगर नहीं कंसिडर किया तो फिर बात ये हो जाएगी कि कोई कंपनी कभी लाइन में एंटर ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि कंडीशन ये होगी ना आपको पास्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो क्या करूँ मैं, मेरे घर में ब्रिज बना के देखूँ कि ठीक से बन रहा है कि नहीं, और वो चीज़ लिख दूं कि हाँ भाई एक्सपीरियंस है, मैंने ब्रिज बनाया था, घर पे बना के देखा ठीक से बना, गाड़ी वाड़ी चला के देखी गिरता नहीं है,
ऐसा चलेगा? तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? काम करेंगे तभी तो आएगा। तो शेयर होल्डर्स का जो एक्सपीरियंस है ना, इंडिविजुअली जो इन्वेस्टर्स हैं उनका एक्सपीरियंस कंपनी के एक्सपीरियंस में काउंट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज कभी भी नई कंपनी मार्केट में एंटर ही नहीं कर पाएगी। बात समझ आ रही? क्लियर है? ये इस केस का आउटकम है। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो न्यू हॉराइजन वाला केस है ना, मैंने आपको जो फ्लाईओवर का एग्जांपल दिया, इसमें प्रिंटिंग का एग्जांपल है। उनको ना टेलीफोन डायरेक्टरी प्रिंट करवानी थी। टेलीफोन डायरेक्टरी होती क्या है कुछ पता है आपको? आजकल आउटडेटेड हो गई। पहले ना एक मोटी सी बुक आती थी, उसके अंदर ना टेलीफोन नंबर और सबके नाम लिखे होते थे। आजकल अपन क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं भाई इग्नाइट एकेडमी का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। पहले वो बुक आती थी, उसके अंदर जाके देखना पड़ता था कि नंबर क्या है। लोग अपना नंबर उस बुक में रजिस्टर करवाते थे, बुक प्रिंट होती थी और सबके ऑफिस में बुक होती थी। तो उसमें से नंबर देखा, फिर फोन डायल किया और लगा दिया, वैसा था। अब डायरेक्टरी प्रिंटिंग का जो काम है वो जिस कंपनी को दे रहे थे, वो कंपनी उन्होंने नई नई रजिस्टर करवाई थी, बट लोग एक्सपीरियंस थे उसके अंदर, जो लोग इन्वॉल्व थे। तो बात वही हो गई कि इन्वेस्टर्स का एक्सपीरियंस या शेयर होल्डर्स का एक्सपीरियंस कंपनी के एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट होना चाहिए। ये आउट क्लियर, ये पॉइंट ठीक है। अब इसमें बाकी जो स्टोरी है कुछ काम की नहीं है। आप शॉर्ट में अगर आपको लिख के रखना है ना, तो एक सेंटेंस में उसको लिख के रख सकते हो। मैं लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लो, नीचे जगह तो है ही उसमें। बॉक्स के नीचे सिर्फ उसका कंक्लूजन लिख लो कि अल्टीमेटली इस केस में आपको ध्यान क्या रखना है। ऐसे लिख लो, एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर्स, experience of shareholders of a company shall be considered as experience of a company, as experience of the company। ठीक है, क्लियर है? एक्सपीरियंस ऑफ शेयर होल्डर्स ऑफ अ कंपनी शैल बी कंसिडर्ड एज द एक्सपीरियंस ऑफ द कंपनी, मतलब उस कंपनी का एक्सपीरियंस माना जाएगा, ये बोला हुआ है। बोलो, कुछ कंफ्यूजन नहीं आता? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कंपनी एज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ये तो मैंने आपको बता दिया, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, उसकी अपनी अलग पहचान होती है, वो बात हो चुकी है। तो अंदर की थियरी में कुछ नया नहीं आपको रिपीट मिलेगा। उसके साथ जो केस दे रखा है ना, उसमें एक अच्छा पॉइंट है, कुछ नया भी है, तो केस समझते हैं। अगेन मैं स्टोरी पे जा रहा हूँ, फिर आपको लैंग्वेज समझ भी आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। अब देखो बात क्या है, सिचुएशन ये है कि अपने जब कोई डिस्प्यूट को लेकर कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट केस करते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पास ना बिल्कुल पैसे नहीं है। देखो कोर्ट केस करना सस्ता नहीं है, बहुत पैसा लग जाता है। कोर्ट की फीस होती है, वकील की फीस होती है, पेपर वर्क होता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत पैसे लगते हैं। तो बहुत बार लोग कोर्ट केस इसलिए फाइल नहीं करते क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है। अब देखो ये गलत बात नहीं होगी, ये तो फिर ऐसा हो गया ना, जस्टिस इज ओनली फॉर द रिच पीपल। जो अफोर्ड कर सकता है वही कोर्ट जा सकता है, तो गरीब आदमी का बेचारे का नुकसान भी हो जाए तो कोर्ट में जा ही नहीं पाएगा। तो वो तो फेयर नहीं हुआ ना भाई, जस्टिस तो सबके लिए होना चाहिए। कोर्ट के रूल्स में एक सिस्टम है जिसमें आप कोर्ट में एक एप्लीकेशन कर सकते हो कि सर मेरे पास मेरी फाइनेंशियल कंडीशन ये है, ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, मेरी इनकम है, मैं कोर्ट केस करना अफोर्ड नहीं कर सकता, लेकिन मेरे साथ फ्रॉड हुआ है और मुझे जस्टिस चाहिए। तो आप एज अ लीगल सिस्टम मेरी हेल्प करो, मुझे ना कोर्ट केस की जो फीस होती है ना उसमें माफी मिलनी चाहिए, मैं पूरी फीस नहीं भर पाऊंगा और वकील की फीस देने के पैसे मेरे पास नहीं है, तो अब इसका कोई रास्ता निकालो। ऐसा ऑप्शन होता है, इसके लिए टर्म यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं पॉपर। आप लिख के रख सकते हो पॉपर, उसमें शायद मिल भी जाए, नहीं शायद मेंशन नहीं किया होगा, आप लिख के रख लो, कोई नहीं। पॉपर ये डिक्शनरी वर्ड है पॉपर। पॉपर का मतलब है पुअर पर्सन, ठीक है, पुअर पर्सन, एक गरीब इंसान जिसके पास अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरे करने के पैसे नहीं, ठीक है, उसको बोलते हैं पॉपर। तो कोर्ट में एक ऐसा ऑप्शन होता है कि आप एज अ पॉपर एप्लीकेशन कर सकते हो। आप कोर्ट में पॉपर का एप्लीकेशन फाइल कर रहे हो, दैट मीन्स आप ये बोल रहे हो कि मेरे पास पैसे नहीं है केस फाइल करने के और लड़ने के, तो मुझे कुछ फीस वेवर या पैसों में माफी मिलनी चाहिए, या सरकारी वकील अलॉट करके दे दो, मैं प्राइवेट वकील अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा। तो ये फैसिलिटी होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आया, मतलब केस में मैटर ये हुआ कि एक कंपनी है जिसकी फाइनेंशियल कंडीशन खराब है, कंपनी लॉसेज में चल रही है। तो कंपनी ने बोला कोर्ट में कि हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें भी ये पॉपर वाली कैटेगरी में आप काउंट करो। तो अब डिस्प्यूट ये हो गया कि क्या एक कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन को भी पॉपर की तरह काउंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बात तो देखो सही है, कंपनी की बैलेंस शीट अगर माइनस में चल रही है तो कंपनी के पास भी तो पैसा नहीं है,
और कंपनी भी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, तो उसको भी राइट मिलना चाहिए। अब जब रूल्स में हमने पढ़ा कि लैंग्वेज में क्या लिखा है, तो लैंग्वेज में लिखा था एनी पर्सन, जो लैंग्वेज है वो बता रहा हूं, उन्होंने वर्ड यूज किया था एनी पर्सन जो फाइनेंशियली सही कैपेसिटी में नहीं है, वो एज अ पॉपर अप्लाई कर सकता है। एनी पर्सन कैन अप्लाई एज अ पॉपर। तो पर्सन वर्ड का क्या मीनिंग निकाला जाए, तो दो ऑप्शंस हैं। अगर आप इसको थोड़ा वाइडर तरीके से सोचोगे तो आप पर्सन में फिर नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन दोनों इंक्लूड कर सकते हो। और अगर छोटा सोचोगे तो बोले नहीं, पर्सन का मतलब तो मतलब नेचुरल पर्सन ही होता है। तो इट कैन गो आइदर वेज, दोनों जगह जा सकता है। कोर्ट ने जब सारे रूल स्टडी किए तो जज का डिसीजन ये था कि भाई देखो, पर्सन वर्ड जहां पे भी लिखा होता है हम हमेशा उसको वाइडर रेंज में देखते हैं, उसमें सबको कवर करते हैं। तो भाई पर्सन वर्ड का मतलब सिर्फ नेचुरल पर्सन तक रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता, इसमें आर्टिफिशियल पर्सन को भी इंक्लूड करना ही पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि पर्सन में दोनों आ सकते हैं, नेचुरल भी आ सकते हैं, आर्टिफिशियल भी आ सकते हैं। और अगर आर्टिफिशियल आ ही सकते हैं तो फिर कोई कंपनी अगर चाहे तो एज अ प्रॉपर एप्लीकेशन फाइल कर सकती है। बात समझ आई? तो कंपनी के पास भी ये पावर होता है कि वो इस रूल का यूज कर सके। क्लियर? ये इस केस का आउटकम है और कुछ नहीं है। आप 2 मिनट लेके ना ये पूरा केस आराम से पढ़ लो, अभी लैंग्वेज रीड कर लो, जो मैंने बताया उससे रिलेट करो, कुछ नया मिले तो बोलो। अभी रीडिंग करके कंप्लीट करो। बोलो, लैंग्वेज रीड किया आपने? कुछ ऐसा मिला जो नहीं समझ आया हो? थोड़ा वो ऑर्डर नंबर, रूल नंबर, वो सब लिखा हुआ है, वो एक्ट का नाम है सिविल प्रोसीजर कोड, जिसमें ये सब बातें हुई है, तो उसको अभी आप इग्नोर कर सकते हो। मेन कंसेप्ट पे आपको जाना है। तो वहां पे वर्ड यूज किया हुआ है ना, पॉपर या इंडिजेंट पर्सन। तो पॉपर बोलो या इंडिजेंट पर्सन बोलो, मीनिंग वही है कि वो फाइनेंशियली पुअर है, उतना पुअर है कि अपनी बेसिक नेसेसिटीज पूरी नहीं कर पा रहा है, वैसा। तो उसके लिए फिर वो कोर्ट में एप्लीकेशन कर सकता है। पर्सन वर्ड के ऊपर सारा डिबेट चल रहा है कि पर्सन जो वर्ड यूज किया है उस रूल में कि एनी पर्सन कैन अप्लाई एज अ पॉपर, वे पर्सन वर्ड को हम कहाँ तक लेके जा सकते हैं, सिर्फ रियल पर्सन या आर्टिफिशियल पर्सन। तो कोर्ट का जजमेंट क्या आया कि इसको वाइडर स्कोप में देखना पड़ेगा, मतलब जितना ज्यादा लोगों को इंक्लूड कर सके उतना सही है। तो पर्सन में आर्टिफिशियल पर्सन भी इंक्लूड हो सकता है। बोलो, लैंग्वेज में कोई सेंटेंस आपको नहीं समझ आया, कुछ वर्ड में कंफ्यूजन है तो बताओ। रीडिंग इसलिए दे रहा हूँ इन बिटवीन आपको कि लैंग्वेज का थोड़ा बहुत आइडिया लगना शुरू होगा तो और अच्छे समझ में आएगा। कंप्लीट है स्टोरी? क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़े? पढ़ लिया आपने पूरा, रीड कर लिया या बाकी हो गया? चलो तो फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी बहुत अच्छा है। सिटीजनशिप की बात हो रही है। अब इंडिया में जैसे आप इंडिया के सिटीजन हो या नहीं हो उस बात पे डिबेट है, तो उसके लिए एक एक्ट है, दैट इज कॉल्ड इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। ये एक एक्ट का नाम है जिसमें लिखा हुआ है इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955। और हम सब इंडिया के सिटीजन हैं, वो इस एक्ट के रूल्स के बेसिस पे हैं, अदरवाइज नहीं पता चलता, वैसा है। अब सिटीजन होने का जो क्राइटेरिया है, बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ, उसमें ऐसा बोला है कि कोई भी इंडिया का सिटीजन तभी हो सकता है जब वो रियल पर्सन हो और ह्यूमन बीइंग हो। दो कंडीशन बता रहा हूँ बेसिक, बहुत डिटेल में नहीं जा रहे। रियल पर्सन और ह्यूमन बीइंग, वही इंडिया का सिटीजन हो सकता है। अब सवाल ये है कि क्या इस डेफिनेशन के हिसाब से कंपनी सिटीजन हो सकती है या नहीं हो सकती? बोलो, सिटीजन होने के लिए क्या क्राइटेरिया? आपका रियल पर्सन होना जरूरी है और आपका ह्यूमन बीइंग होना जरूरी है। तो क्या कंपनी ये क्राइटेरिया फुलफिल करती है? कंपनी ना रियल पर्सन है ना ह्यूमन बीइंग है, तो कंपनी सिटीजन नहीं होती। इस डेफिनेशन के हिसाब से
कोई भी कंपनी इंडिया की सिटीजन नहीं हो सकती। आप और मैं सिटीजन हो सकते हैं, कंपनी सिटीजन नहीं हो सकती। इवन ह्यूमन बींग्स के अलावा बाकी के जो जानवर है, अब कोई गाय भैंस है, आपने कोई कुत्ता पाल लिया, बिल्ली पाल ली, उसको भी सिटीजनशिप दिलवा दी, उसका पासपोर्ट बनवा दिया, ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो गया? तो ह्यूमन बींग होना नेसेसरी है और रियल पर्सन होना नेसेसरी है, तो ही आपको इंडिया की सिटीजनशिप मिल सकती है। अगर कंपनीज को सिटीजनशिप दे देते तो इंडिया की पॉपुलेशन में जुड़ जाती। वैसे ही इतनी पॉपुलेशन है, 142 करोड़ समथिंग है। आपने मोदी जी के भाषण में सुना होगा, पहले पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे तो बोलते थे मेरे 120 करोड़ देशवासी हूँ। फिर उनकी स्पीच से पता चलता है पॉपुलेशन कहाँ पहुंची है। फिर बोले मेरे 125 करोड़ भारतीय हूँ, फिर बोले मेरे 130 करोड़ देशवासी हूँ। अब वो 142 करोड़ तक खुद ही पहुंच चुके हैं। तो उनके इंटरव्यू से मालूम पड़ जाता है कि भाई देश की पॉपुलेशन कहाँ से कहाँ तक जा रही है। तो 140 करोड़ प्लस हम ऑलरेडी हैं। अभी 2 घंटे में लेक्चर खत्म होगा, तब तक और कितने बढ़ जाएंगे। फिर उसमें आप कंपनी में सिटीजनशिप ऐड कर दोगे तो कंपनीज भी सिटीजन हो जाएंगी, तो अपनी पॉपुलेशन में 15-17 लाख कंपनीज भी ऐड हो जाएंगी। वैसा है, नो डाउट इतने बड़े नंबर में 15 लाख से फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टिल इसको अपने को काउंट नहीं करना है, वो ध्यान रखना। ठीक है, तो सिटीजन में नहीं आती है। एमसीक्यू में पॉइंट आ जाएगा, कंपनी इज अ सिटीजन, ट्रू और फॉल्स। तो आपको आइडिया होना चाहिए कंपनी इज नॉट अ सिटीजन, और रीजन क्या है वो आपको मैंने बता दिया। चलो आगे बढ़े। अब इसमें जो केस लॉज दे रखे हैं उसमें सेम बातें लिखी है, तो मैं वो रिपीट नहीं कर रहा हूँ। वैसे भी केस लॉज एग्जाम के लिए लर्न नहीं करने, तो जो रेलेवेंट नहीं है उसको जाने देते हैं। आप नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ डायरेक्टली, जो पॉइंट नंबर 4 है। कंपनी हैज नेशनैलिटी, कंपनी हैज रेसिडेंस। ये होता है सिटीजनशिप, अलग कंसेप्ट है वो एक्ट के हिसाब से। नेशनैलिटी और रेसिडेंस का मतलब क्या बता देता हूँ। आपने तो सुना होगा इंडियन कंपनी, चाइनीज कंपनी, अमेरिकन कंपनी, ब्रिटिश कंपनी, तो अपन बोलते ही हैं। वो किस बेसिस पे बोलते हैं कि भाई कंपनी कौन से देश में क्रिएट हुई। अब भाई टाटा है तो वो इंडिया में क्रिएट हुई है, उसका मेन हेड ऑफिस इंडिया में है। टाटा पूरे वर्ल्ड में अपनी बिजनेस चला रहा है, यूके में भी ब्रांच है उनकी, ऑस्ट्रेलिया में भी है, वो अलग बात है। लेकिन ओरिजिनेट कहाँ से हुई है? इंडिया से। तो हम टाटा को क्या बोलेंगे? इंडियन कंपनी। अब डोमिनोज है, वो डोमिनोज पिज्जा इंडियन कंपनी है या कोई और कंट्री की? यूएस की कंपनी है, क्योंकि मेन डोमिनोज स्टार्ट हुआ यूएस से, और अब इंडिया में बिजनेस कर रहा है, वो अलग बात है। तो दैट इज एन अमेरिकन कंपनी, वैसा हो गया। तो एक कंपनी की नेशनैलिटी होती है कि वो कौन से देश को बिलोंग करती है, लेकिन सिटीजनशिप नहीं होता। दूसरा, रेसिडेंशियल स्टेटस की जो बात हो रही है ना, क्या कंपनी के पास रेसिडेंस होता है, तो वो इनकम टैक्स एक्ट के बेसिस पे डिसाइड होता है कि भाई कंपनी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। टैक्सेशन के रूल उस हिसाब से वेरी करते हैं, बट अभी अपन उस डेप्थ में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट अपना सेकंड लेवल पे आने वाला है, अभी डबलिटी में नहीं है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी की नेशनैलिटी और रेसिडेंस होता है, सिटीजनशिप नहीं होती, उतना ध्यान रख के चलेंगे। ठीक है, चलो देखें आगे, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डोमिसाइल का मतलब है कि आप कहाँ पे रहते हो, वेयर डू यू बिलोंग। या सिंपल एग्जांपल देता हूँ, डोमिसाइल वर्ड आया तो मीनिंग समझ लो। एक होती है आपकी नेटिव प्लेस, जैसे अपन अभी सूरत में रह रहे हैं, तो आप अभी यहीं पे रह रहे हो ना, तो ये आपका डोमिसाइल है, आपका रहने का ठिकाना। लेकिन जरूरी थोड़ी है कि आप सूरत को बिलोंग करते हो सकता है कि राजस्थान के किसी गाँव से बिलोंग करते हो आप, या वहाँ का कोई सिटी आपका नेटिव टाउन है जहाँ से आपकी फैमिली ओरिजिनेट हुई है, लेकिन काम के लिए यहाँ पे आ गए। तो आपका नेटिव प्लेस जो है दैट इज समवेयर इन राजस्थान फॉर एग्जांपल, लेकिन आपका डोमिसाइल, आपका करंट रहने का ठिकाना सूरत है, दैट इज कॉल्ड अ डोमिसाइल। तो ये वर्ड काफी जगह यूज होता है, कभी फॉर्म वॉर्म भरते हैं ना तो उसमें वर्ड आता है डोमिसाइल, कि भाई अभी कहाँ पे रहते हो आप, तो बोले सूरत में रहते हैं। अच्छा, अभी आप 15 दिन पहले सूरत शिफ्ट हुए हो, लेकिन अब आप यहीं रहने वाले हो, तो भी आपका डोमिसाइल सूरत ही है। ऐसा नहीं कि अपनी लाइफ टाइम में मेजोरिटी आप कहाँ पे रहे हो, वैसा कुछ नहीं है। अभी करंटली कहाँ रह रहे हो या लॉन्गर टर्म में इन फ्यूचर यहीं पे रहने वाले हो, तो ये आपका डोमिसाइल है, आपका रहने का ठिकाना, सिंपल। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। ये अभी मैं शॉर्ट में समझा के पहले थोड़ा आगे बढ़ूंगा, फिर वापस आएंगे इस पे। लिमिटेड लायबिलिटी की बात अपनी कल हो भी रही थी, ये पॉइंट मैंने यूज किया था। कंपनी बनाने का सबसे बड़ा फायदा कि लॉसेस लिमिट हो जाते हैं। जैसे अपनी इग्नाइट एकेडमी बनाई, हम सबने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और 5 करोड़ रुपए कैपिटल इकट्ठी हो गई। उस 5 करोड़ से बिजनेस शुरू किया। कल को अगर बिजनेस लॉस में चला गया तो आपकी और मेरी लायबिलिटी कितनी है? 10 लाख रुपए। उससे ऊपर देने के लिए हम लायबल नहीं, क्योंकि उतने के शेयर हमने खरीदे, उतने का ही कमिटमेंट दिया है। अगर कंपनी का लॉस ज्यादा हो गया और मान लो पर पर्सन अगर डिवाइड करने जाए तो 12-12 लाख रुपए का लॉस आ रहा है, तो ऊपर के 2 लाख अपने को नहीं देने, सिंपल हिसाब है। अब बोले सर ये तो अच्छा है, अपना रिस्क लिमिटेड हो गया, तो यही तो फायदा है। इतनी बड़ी बड़ी कंपनी लोग बना के बैठे हैं, तो इस वजह से तो बना रहे हैं। अच्छा, बड़े बड़े ब्रांड्स पता है लॉसेस में काम कर रहे हैं, बहुत सारे ब्रांड्स है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, स्विगी तो बताइए आपको, स्विगी जो कंपनी है, कंपनी लॉस में चल रही है। अभी क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, लास्ट अभी रिजल्ट आया उनका, कुछ 300-400 करोड़ रुपए का लॉस है, माइनस में है कंपनी। मतलब पैसा जितना कमा रहे हैं ना, उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। अब कोई इंडिविजुअल ऐसा बिजनेस कर सकता है? 200 करोड़ रुपए का लॉस,
फिर भी कंपनी चल रही है। तो सोचो यार ये लोग कैसे धंधा करते हैं यार, लॉस में चल रही है कंपनी, फिर भी आप स्विगी से ऑर्डर कर रहे हो तो बिजनेस चल रहा है, खाना भेज रहा है। अच्छा उसके ऊपर चार्जेस भी लेते हैं इतने सारे डिलीवरी के, उसके बाद भी कंपनी लॉस में है। तो कंपनी का लॉस जो है ना वो इन्वेस्टर के ऊपर एक लिमिट तक ही आता है, उसके आगे नहीं आता। अब आपने ना स्विगी लिस्टेड कंपनी, आप स्टॉक एक्सचेंज पे जाके शेयर खरीद सकते हो, आपने स्विगी के 5,000 रुपए के शेयर खरीदे हैं, कल को कंपनी नुकसान में चली गई, 200 करोड़ का लॉस 2,000 करोड़ का हो गया, आपको कितने पैसे देने हैं? 5,000 रुपए, जितने के आपने शेयर लिए। अच्छा आप बोले सर मैंने तो शेयर के पैसे दे रखे हैं, बस बात खत्म। कंपनी अगर डूब गई तो मैक्सिमम क्या होगा, आपके 5,000 वापस नहीं आएंगे, लेकिन उसके ऊपर कंपनी के ऊपर 200 करोड़ का लॉस होगा, 20,000 करोड़ का, आपको लेना देना नहीं है। तो बोले सर फिर वो नुकसान किसके सिर पे जाता है? वो नुकसान उनके सिर पे जाता है जिन्होंने कंपनी के साथ बिजनेस किया, जिन बैंक्स ने कंपनी को लोन दिया, जिन क्रेडिटर्स ने कंपनी को सप्लाई दिया, उधार पे गुड्स दिए, उनके पैसे डूबते हैं। येस बैंक का नाम सुना है आपने? येस बैंक नाम सुना? येस बैंक वालों की हालत बीच में खराब हो गई थी 3-4 साल पहले कोविड के टाइम पे। येस बैंक वालों ने बड़ी बड़ी कंपनीज को बिजनेस लोन दिए थे। कंपनीज में कौन सी थी? अनिल अंबानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप, उनको बहुत सारे लोन दिए, वीडियोकॉन वालों को लोन दिए, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज को लोन दिए, जेट एयरवेज को लोन दिया। ये सारी कंपनी डूब गई, जेट एयरवेज लॉस में है, बंद हो गई। अनिल अंबानी ग्रुप पूरा बैंकक्रप्ट है, अपने को पता है, न्यूज में आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा। मुकेश अंबानी के बिजनेस चल रहे हैं, अनिल अंबानी के नहीं चल रहे हैं, ठीक है। वीडियोकॉन कंपनी लॉस में है, वो भी बंद हो गई। ये सारे बिजनेसेस लॉस में चले गए, तो नुकसान किसका हुआ? येस बैंक वालों का, क्योंकि येस बैंक ने सारे पैसे इनको लोन पे दिए थे, कंपनी वाले लोन नहीं चुका पाए, बैंक डूब गई, बैंक को नुकसान हो गया, समझ आ रहा है? तो ये सब चीजों में कोई ना कोई आउटसाइडर मरेगा, लेकिन शेयर होल्डर का लॉस लिमिट हो जाएगा कि मैं इससे ऊपर पैसे नहीं दूंगा, और बिजनेस ऐसे ही चलता है। बात समझ आ रही? क्लियर? चलो तो देखते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी में ये बेसिक कंसेप्ट अभी आप इतना ध्यान रखो, इसमें टेक्निकलिटी में आज नहीं जाऊंगा, थोड़ा हैवी हो जाएगा, मुझे पहले थोड़े सिंपल पॉइंट्स कवर करने हैं, एक ही साथ सारा आज खत्म नहीं होगा ये। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ, इस पे मैं वापस आऊंगा बाद में। अगला पॉइंट है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल का मतलब होता है फॉर एवर, चलता रहेगा, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं, कोई डेडलाइन नहीं, दैट इज कॉल्ड परपेचुअल। सक्सेशन का मतलब भी वही है, एक के बाद एक आगे बढ़ता जाएगा। भाई आपके पापा का बिजनेस है, वो आपको ट्रांसफर हो गया, आपके बाद आपके बेटे को ट्रांसफर हो गया, उसके बाद उसके बच्चे को ट्रांसफर हो गया, चल रहा है सक्सेशन, एक के बाद एक उसका वारिस जो है ना वो आता जा रहा है। परपेचुअल का मतलब कि कोई डेडलाइन नहीं है कि 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, कंपनी तो 500 साल भी चल सकती है, कोई मना थोड़ी करता है। कंपनी में आने वाले लोग बदलते रहते हैं, बट कंपनी चलती रहती है, ठीक है। टाटा ग्रुप का एग्जांपल अपन ले रहे थे, कल मैंने आपको बोला टाटा स्टार्ट हुई थी 1868 में, आज है 2025। आप मुझे बताओ तब के टाइम में जिन लोगों ने टाटा कंपनी शुरू की होगी, क्या उनमें से आज कोई भी एग्जिस्ट करता होगा? मैनेजमेंट में, शेयर होल्डिंग में, इन्वेस्टर्स में एक भी कॉमन इन्वेस्टर होगा जो 1868 में इन्वेस्ट करके बैठा था और आज भी जिंदा है? पॉसिबल है? नहीं। तो अब तब का पॉइंट और आज का पॉइंट आप कंपेयर करो, तो टाटा कंपनी में जितने भी लोग थे सब बदल चुके हैं पूरे 100%, एक भी कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी टाटा कंपनी चल रही है ना। तो 150 साल हो गए कंपनी एग्जिस्ट कर रही है ना, किस बेसिस पे कर रही है? तो इसमें एक सेंटेंस ऐसा बोला जाता है, पीपल में कम एंड गो, कंपनी विल बी फॉर एवर, ऐसा बोलते हैं। मेंबर्स में कम एंड गो, लोग आते जाते रहेंगे, कंपनी चलती रहेगी। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज है वर्ल्ड में जो 200 साल से भी ज्यादा पुरानी है। एक थॉमस एंड कुक है, एक यूएस का सिटी बैंक ग्रुप है, एक टॉयज का ब्रांड है हेमलीज करके, जो अभी रिलायंस ने परचेज कर लिया। हेमलीज का शोरूम है यहाँ सूरत में, अपना जो रिलायंस मॉल है ना उधना में, वहाँ पे शोरूम बना हुआ है काफी बड़ा सा। तो हेमलीज जो है वो यूके का ब्रांड है और 250 साल पुरानी कंपनी है, और रिलायंस ने वो ब्रांड परचेज कर लिया, तो अब रिलायंस की ओनरशिप में है। बट 250 ईयर्स पुरानी कंपनी भी आज एग्जिस्ट करती है। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब लोग आते जाते रहेंगे, आपके शेयर किसी और के हो जाएंगे, वो शेयर आगे पास ऑन हो जाएंगे, मेंबर्स या मैनेजमेंट चेंज हो जाएगा, बट कंपनी चलती रहेगी, वो बंद नहीं होने वाली, वैसा उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं। देखो सेकंड लास्ट पॉइंट में बात लिखी है जो मैंने आपको बोली, मेंबर्स में कम एंड गो बट द कंपनी कैन गो ऑन फॉर एवर, तो उसको हाईलाइट कर लेना। कहीं एमसीक्यू में वो फ्रेज पूछ लेंगे कि किस कैरेक्टरिस्टिक से रिलेट होता है, तो आपको याद आना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्लियर? उसमें देखो नीचे एक केस है, सिचुएशन दे रखी है। मान लो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, उसमें ना 10 शेयर होल्डर है, 10। सब लोग ना एक फ्लाइट में जा रहे थे, साथ में घूमने जा रहे थे या बिजनेस मीटिंग के लिए जा रहे थे, और प्लेन क्रैश हो गया, 10 के 10 शेयर होल्डर मर गए। अब कंपनी रहेगी या बंद हो जाएगी? क्या होगा आपके हिसाब से? कंपनी रहेगी या कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म? क्या होना चाहिए? रहेगी।
तो फिर कंपनी चलाएगा कौन? मालिक तो खत्म हो गए सारे, शेयर ट्रांसफर हो जाएंगे। जो भी इंडिविजुअल शेयर होल्डर था उसका कोई फैमिली मेंबर, कोई नॉमिनी कोई तो होगा, शेयर उसको ट्रांसफर हो जाएंगे, कंपनी चलती रहेगी। तो सारे शेयर होल्डर्स की एक साथ डेथ हो गई ना तो भी कंपनी बंद नहीं होती। परपेचुअल सक्सेशन का एक एग्जांपल हो गया, ऐसी बात है, ठीक है। अगला पॉइंट आपको पता है, सेपरेट प्रॉपर्टी। कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, स्टार्टिंग में हमने बात कर ली, सेम पॉइंट है। उसमें एक अच्छा केस है, वो देखो, एक सेंटेंस है, अ मेंबर डज नॉट इवन हैव एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी। वो लाइन मिली आपको केस लॉ के ऊपर, बोल्ड की हुई है, मैंने अंडरलाइन की हुई है। वो बहुत अच्छा पॉइंट है, वो एक सिचुएशन है। अब मैं आपको सिचुएशन बताता हूँ, आप ही बताना क्या होना चाहिए। सपोज जैसे अपन इग्नाइट एकेडमी की बात कर रहे थे, ठीक है, तो आप सबने ना 10-10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए मैंने भी 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए, टोटल फंड बन गया 5 करोड़ रुपए, 50 लोग हैं। 5 करोड़ रुपए से हमने कंपनी के नाम पे एक प्रॉपर्टी खरीदी, ये प्रॉपर्टी परचेज की कंपनी के नाम पे। अच्छा, प्रॉपर्टी का ना फायर इंश्योरेंस करवाया। आजकल आपको पता है आग लगने के केस कितने हो रहे हैं, और टेक्सटाइल मार्केट में भी आग लग गई थी, कितना बड़ा लॉस हो गया। तब समझ में आया कि फायर इंश्योरेंस कितना इंपॉर्टेंट है। काफी लोगों ने करवाया था, काफी लोगों ने नहीं करवाया था। अब अपन ने सोचा फायर इंश्योरेंस करवा लेते हैं भाई, ऐसा कोई हादसा हो गया तो नुकसान हो जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी का फायर इंश्योरेंस करवाया। मैं बात करने गया, फायर कंपनी वाले सब डील वील हो गई। उसने बोला सर वो बेनिफिशियरी का एक अकाउंट नंबर देना पड़ेगा। बोला वो क्या होता है? बोले सर अगर इस प्रॉपर्टी में आग लग गई तो इस प्रॉपर्टी की वैल्यू के बराबर जो पैसे देने हैं वो किसके अकाउंट में भेजने हैं वो बता दो। मैंने बोला मेरे पर्सनल अकाउंट में भेज देना। तो मैं बन गया बेनिफिशियरी कि भाई फायदा मेरा होगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब ये है कि इंश्योरेंस का पैसा मुझे मिलेगा। अब आपको क्या लगता है ये सही हुआ गलत हुआ? आप सबके हिसाब से ये सही हुआ गलत हुआ? क्योंकि पैसे तो आप सबके लगे, 5 करोड़ रुपए आप सबके मिला के लगे ना, और इंश्योरेंस में बेनिफिट किसका हो रहा है? मेरा। अब पता है क्या होगा, कल को अगर ये प्रीमाइसिस में आग लग गई तो 5 करोड़ किसके अकाउंट में आएंगे? मेरे अकेले के अकाउंट में। और मैं 5 करोड़ लेके गायब हो गया तो आप क्या कर लोगे? तो ये गलत नहीं हो गया? तो आप सब तो ऑब्जेक्ट करोगे ना, सर आपका अकाउंट नंबर क्यों दिया? मैं बोला यार क्या फर्क पड़ रहा है, किसी एक का अकाउंट नंबर देना था, मैंने मेरा दे दिया। बोले इतनी कैजुअली थोड़ी बोल सकते हो, हम सबके 10-10 लाख रुपए लगे, 5 करोड़ की बात है, आपने अपना अकाउंट नंबर दे दिया। अब कल को आग लग गई तो आप ही ने लगा दी। तो मैं बोला देखो हाँ पॉसिबिलिटी तो है, मेरे भी मन में आया था, इससे अच्छा बिजनेस हो ही नहीं सकता। 10 लाख रुपए डाले, 5 करोड़ की प्रॉपर्टी जला दी, 5 करोड़ का इंश्योरेंस मिल गया, मैं गायब। समझ आ रहा है? तो 10 लाख को 5 करोड़ में कैसे कन्वर्ट करे विद इन फ्यू डेज, इसकी अच्छी स्कीम है ये। तो आप सब तो ऑब्जेक्ट करोगी। तो मुझे बैंक अकाउंट नंबर आइडियली किसका देना चाहिए था? कंपनी का, कि अगर आग लगती भी है ना तो पैसा कंपनी के अकाउंट में आना चाहिए, अपने पर्सनल अकाउंट में नहीं। तो वही बात यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि किसी भी मेंबर का कंपनी में इंश्योरेबल इंटरेस्ट भी नहीं हो सकता। मतलब वो इंश्योरेंस वालों को मैं अपना अकाउंट नंबर नहीं दे सकता हूँ। बात समझे? तो ये सिचुएशन बताइए। इसमें केस लॉ दे रखा है, वो बढ़िया केस लॉ है, वो इंटरेस्टिंग है। थोड़ा इनकम टैक्स की बात हो रही है तो मजा भी आएगा वैसा है। अब देखो मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ, जो केस है वही बता रहा हूँ कि उसमें हुआ क्या। एक पर्टिकुलर कंपनी की बात हो रही है जिनका बिजनेस है ना टी और कॉफी वाला बिजनेस है। अब ये बिजनेस कैसे चलता है पहले तो वो समझना है, तो आपको बात रिलेट होगी। इंडिया में ना एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्स नहीं लगता है, ये आपने कहीं ना कहीं सुना या पढ़ा होगा। एग्रीकल्चर इनकम इज नॉट टैक्सेबल इन इंडिया। अगर आप इंडियन सॉइल पे खेती का काम करते हो तो उससे आने वाली कमाई पे 1 रुपए का टैक्स नहीं। तो एग्रीकल्चर इनकम इज एग्जेम्प्ट, ये सिचुएशन है। अब टी कॉफी वाली जो कंपनीज होती है ना, जैसे टाटा टी हो गई या फिर और कोई ब्रूक बॉन्ड हो गई, ये सब जो कंपनीज है, ये लोग बिजनेस कैसे करते हैं? ये लोग ना पूरा फार्म परचेज कर लेते हैं, एग्रीकल्चर फार्म। इसके ऊपर फार्मिंग करके ना ये लोग वो टी के जो लीव्स होते हैं वो, और जो कॉफी के बीन्स होते हैं ना उसकी खेती करते हैं। समझ आ रहा है? अब ये जो चाय की पत्ती है ये यहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ये लोग लेके जाते हैं अपनी फैक्ट्री में। फिर फैक्ट्री में ना उसको पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, टी बैग्स बनाते हैं, चाय पत्ती बनाते हैं, पैकेट में पैक करते हैं और आपको बेचते हैं। अब बात ये है कि जो ये कंपनी है जो चाय बना के बेच रही है, इसकी जो इनकम है ना इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये जो फैक्ट्री में काम हो रहा है कि भाई लीव्स को पाउडर में कन्वर्ट करना, तो इसको हम बोलते हैं ये सेकेंडरी प्रोसेस है, ये बिजनेस है। लेकिन ये चाय की पत्तियां उगाना ये कैसा प्रोसेस हो गया? ये एग्रीकल्चर प्रोसेस हो गया। समझ आ रहा है? तो इनका बिजनेस ना एक पार्ट एग्रीकल्चर से कनेक्टेड है और दूसरा पार्ट जो है ना वो फैक्ट्री वाला है। तो इनकम को टैक्सेबल कैसे करें? तो इनकम टैक्स रूल्स में उन्होंने ऐसा बोला है कि हम ना एक परसेंटेज डिसाइड करेंगे, एक रेशियो का मतलब आपकी इनकम का एक हिस्सा हम एग्रीकल्चर मानेंगे और दूसरा हिस्सा बिजनेस मानेंगे। और इसका रेशियो इन्होंने डिसाइड किया हुआ है टी बिजनेस में 60-40। ये इनकम टैक्स के रूल्स के बेसिस पे बता रहा हूँ। तो अगर एक चाय बनाने वाली कंपनी जिसके खुद के चाय के खेत हैं,
खेती भी खुद ही करते हैं और पैकेट में बना के खुद ही बेचते हैं। तो भाई उनकी टोटल इनकम का 60% हिस्सा क्या माना जाएगा? एग्रीकल्चर। तो इस पर टैक्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और 40% कौन सा माना जाएगा? बिजनेस। तो इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। यहां तक बात समझ आई? ये इनकम टैक्स का रूल है, हम नेक्स्ट लेवल पे पढ़ेंगे तब डिटेल में बात होगी। अब पॉइंट ये है कि आपने टाटा टी जो कंपनी है ना, उसमें शेयर खरीद लिए, आप उसमें ना शेयर होल्डर हो। अब टाटा टी करती क्या है? वही बिजनेस जो भी अपन ने देखा। अच्छा, शेयर होल्डर को ना कंपनी से डिविडेंड मिलता है। वर्ड सुना है कभी? क्या होता है डिविडेंड? अपने वर्ड्स में समझा सकते हो डिविडेंड का क्या मतलब? प्रॉफिट में से एक हिस्सा, कंपनी जितना प्रॉफिट कमाती है उसका एक हिस्सा शेयर होल्डर्स में बांट देती है, तो उसको अपने क्या बोलते हैं? दैट इज डिविडेंड। अब आपको ना टाटा टी कंपनी से कुछ डिविडेंड मिला, डिविडेंड का अमाउंट है मान लो 10,000 रुपए। तो वैसे ना डिविडेंड टैक्सेबल होता है, मतलब आपके हैंड्स में शेयर होल्डर को उस पर टैक्स लगता है। आपने कोर्ट में आर्ग्यूमेंट ये दिया कि सर ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए या पूरा टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। रीजन क्या है? टाटा टी जिस कंपनी के मैंने शेयर खरीदे हैं उसका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट पूरा टैक्सेबल नहीं है। उसके प्रॉफिट में एक हिस्सा एग्रीकल्चर है और दूसरा बिजनेस, तो उनको 60% टैक्स में एग्जेम्पशन मिलता है और सिर्फ 40% पे वो लोग टैक्स पे करते हैं ना, ये हिस्सा टैक्सेबल है। तो मेरे डिविडेंड में भी तो सेम रेशियो लगना चाहिए ना, सिर्फ 40% ही टैक्सेबल होना चाहिए। पूरा टैक्सेबल क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कमाई तो टाटा टी से आई है। बात समझ आ रही? अब देखो, इन्वेस्टर का लॉजिक गलत नहीं, उसने जो बात बोली कोई हद तक आपको लगेगा हाँ सही तो बोल रहा है, लेकिन इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से कोर्ट ने जजमेंट क्या दिया वो समझो। कोर्ट ने ऐसा बोला कि देखो, कंपनी अलग पर्सन है, आप अलग पर्सन हो, बात वापस वही है। एग्रीकल्चर आपने किया क्या कि कंपनी ने किया? कंपनी ने किया ना। कंपनी ने जो इनकम कमाई उसमें उन्होंने खुद एग्रीकल्चर किया, तो वो बेनिफिट उनको मिलेगा। आप अलग हो, कंपनी अलग है। आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? एग्रीकल्चर है, डिविडेंड है? बोलो, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? आपने एग्रीकल्चर करके पैसा कमाया कि इन्वेस्ट करके डिविडेंड कमाया? इन्वेस्ट करके डिविडेंड। तो इनकम का नेचर चेंज हो गया ना। तो जो एग्रीकल्चर इनकम का बेनिफिट है ना वो कंपनी को मिल सकता है कि कंपनी ने खेती का काम खुद किया। आप इन्वेस्टर हो, आपको जो पैसा मिला वो किस नाम से मिला? डिविडेंड। और डिविडेंड में क्लियर बोला गया है कि डिविडेंड भाई फुल्ली टैक्सेबल होता है। अब वो कंपनी ने कहां से कमाया उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा, आपको तो पूरे 10,000 पे टैक्स भरना ही भरना है। हाँ, कंपनी ने जितना कमाया होगा उसमें 60% पे टैक्स माफ हो जाएगा, 40% पे उनको भरना पड़ेगा, वो अलग चीज है। तो टेक्निकल ग्राउंड्स पे ये पूरा टैक्सेबल होगा। भले आपका लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ठीक हो सकता है बट लॉज के हिसाब से वो ठीक नहीं है। बात समझे? तो इस केस में ये आइडिया इन्होंने बताया। वैसे केस सेम ही लिखा हुआ है जो मैंने आपको बोला, एग्जैक्टली वही पॉइंट है। टी कंपनी वाला ही एग्जांपल है, मैंने बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। रियल केस है 1955 का बॉम्बे का इनकम टैक्स का मैटर, सुप्रीम कोर्ट में गया था। ठीक है, क्लियर हुआ? देखो केस का जो नाम लिखा है ना उसमें देखो कुछ आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो पर्सन है उसका नाम है मिसेस बच्चा एफ गुजदार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और बॉम्बे का केस है उसमें लिखा है AIR, इसको बोलते हैं ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स। ठीक है, AIR जो है दैट इज ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स। 1955 का केस है, SC का मतलब है सुप्रीम कोर्ट, और 74 उसका वॉल्यूम नंबर होता है। बोले ये एग्जैक्टली क्या है? अगर आपको ये केस पूरा पढ़ना हो कि तब इस केस में क्या हुआ था, तो उसकी ना वॉल्यूम्स आती है, बुक्स अवेलेबल होती है, उसमें आप देख सकते हो, उसको पूरा पढ़ सकते हो। कभी आपने टीवी पे कहीं पे ना कोई लॉयर का इंटरव्यू देखा हो, उनकी ऑफिस में बैठ के इंटरव्यू ले रहे थे, आप देखना पीछे ना बहुत सारी बुक्स होती है, ऐसी मोटी मोटी बुक्स होती है, जैसे गोल्डन ब्लैक कलर की ऐसा, और पूरा रैक भरा हुआ होता है। अपने सोचते यार ये पता नहीं अब ऐसा वो वाइब क्रिएट करने के लिए, डेकोरेशन के लिए लगाया कि क्लाइंट आए तो लगे हाँ इतनी सारी किताबें होती है, पढ़ता होगा, पैसे चार्ज कर रहा है तो केस जितवाएगा। ऐसा नहीं है, दैट इज एक्चुअली ऑल इंडिया रिकॉर्ड्स। हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के जितने केसेस अभी तक इंडिया में हुए हैं ना, सबका पूरा रिटर्न डेटा होता है। तो अगर किसी लॉयर को केस फाइट करना है और उसको पुराने केस का रेफरेंस चाहिए तो इन वॉल्यूम्स में अवेलेबल होता है। तो आप जाके उस पूरे केस को पढ़ सकते हो कि एग्जैक्टली उसमें क्या क्या हुआ था, और उसके बेसिस पे अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो। और लॉयर्स वैसे आर्ग्यूमेंट कोर्ट में करते हैं कि सर वो 2020 में ना इस केस में ना बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया था, तो उस केस के रेफरेंस के बेसिस पे मैं कोट कर रहा हूँ कि मेरे क्लाइंट को ये जस्टिस मिलना चाहिए। और उसको पता कैसे चलेगा 2020 में ऐसा केस हुआ था? स्टडी करेगा तभी तो मालूम पड़ेगा। तो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स अवेलेबल होते हैं, ये पॉइंट है, इसको AIR लिखा होता है वैसा। बोलो यहाँ तक कुछ नहीं समझ आया, कुछ क्वेरी है तो बोलो। क्लियर हुआ? हम आधे पॉइंट्स तो अपने ऑलमोस्ट हो गए हैं, रिमेनिंग हाफ जो है ना वो कल रखेंगे, आज सारे कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। यहाँ तक आपको कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी है तो बता दो, क्लियर है तो फिर बैकअप करें।
ठीक है, डन, समझ आ गया। बस तो रिमेनिंग पॉइंट्स फिर कल कंप्लीट करते हैं, आज के लिए इतना काफी है।